नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अध्ययन विद विशाल और आज हम शुरू कर रहे हैं जे-टेट पेपर 2 एसएसटी प्रैक्टिस सेट 1 जो कि आपका इतिहास का जो है पूरा डिस्कशन। इसमें हम लोग 30 प्रश्नों का डिस्कशन इसमें करेंगे और इस सीरीज में हम हर प्रश्न को आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तथा आपका सिलेक्शन स्ट्रांग हो सके उसके लिए प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गेहूं और जौ के संदर्भ में फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आपका, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो और दूसरा ऑप्शन है आपका, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। तो पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ ये मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों की उपजाने की शुरू की गई थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना जो है आपका लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कब? लगभग 8000 वर्ष पूर्व। 8000 वर्ष पूर्व जो है सबसे पहले मनुष्यों ने गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। और दूसरा ऑप्शन है आपका, इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। तो ये ऑप्शन जो है आपका ये गलत है। गेहूं और जौ को उपजाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग को मिला है वो मिला है हम लोगों को मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हम लोग को गेहूं और जौ जो है ये फसल उपजाने का साक्ष्य मिला है। और इन फसलों का जो है और उपजाने का कार्य जो शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था सुलेमान और किरथर की पहाड़ी क्षेत्रों से। कहाँ से? सुलेमान और किरथर की पहाड़ी क्षेत्रों से इन फसलों को उपजाने का कार्य जो है प्रारंभ किया गया था। और नवीनतम साक्ष्य के अनुसार चावल उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य जो हम लोग को वो मिला था हम लोग को संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाया गया था। और ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व का है। और अगर देखा जाए तो गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में भी कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। और इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य पहाड़ी नहीं था, ये था कौन सा? सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आरंभिक नगरों का विकास। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। तो आपको पता होगा कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। कब? लगभग 4700 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष पूर्व। और ये कार्यकाल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का ये था 2500 से 1750। 2500 से 1750। दूसरा कथन आपका दिया गया है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ है। तो अभी जैसे आपको बताया हमने कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था ये कब से कब हुआ था? 2500 से 1750। तो ये ऑप्शन जो आपका दिया गया है कि 5000 ईसा पूर्व, ये बिल्कुल गलत है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास जो है लगभग कब? 2500 वर्ष पूरा हुआ। यानी सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यताएं सबसे पहले विकसित हुई वो 2500 वर्ष पहले हुई थी, ना कि 500 वर्ष पूर्व। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केवल एक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गंगा नदी के दक्षिण में जो है इसकी सहायक नदी कौन सा? सोन। तो सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो सोन नदी के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। कौन सा? मगध। मगध के नाम से
जाना जाता था। कौन? सोन नदी के आसपास का क्षेत्र। और मगध जो है ये प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था और इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो थे ये बिंबिसार थे। तो मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। और दूसरा कथन है आपका, भारत नाम का प्रयोग, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो उपयुक्त दोनों कथन जो है ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त दोनों कथन क्या है? सही है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस कहा था और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इन्होंने क्या कहा था? इंडिया कहा था। और भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में हम लोगों को मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है और बाद में इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग हम लोगों का भारत देश के लिए होने लगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। ऑप्शन नंबर बी है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ऑप्शन नंबर सी है, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अगला ऑप्शन है, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो आपका ये जो कथन ए, बी और सी है, ये कथन ए, बी और सी ये बिल्कुल सही है परंतु डी गलत है। क्योंकि आपका पांडुलिपियां ये मंदिरों और बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी हम लोगों को प्राप्त हुई है और साथ ही पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई है जैसे कि संस्कृत, प्राकृत और तमिल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। दूसरा कथन है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे उन्हें हम लोग क्या बोलते थे? अभिलेख बोलते थे। अतः कथन 1 जो है आपका ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते लिखा हुआ है, लेकिन अभिलेख जो है पत्थर अथवा धातु जैसी जो है धातु में भी हम लोग अभिलेख उत्कीर्ण किया जाता था। क्योंकि ये आपका कथन 2 जो है ये बिल्कुल सही है क्योंकि अभिलेख में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो अशोक का अभिलेख जो है अशोक का कांधार अभिलेख। कौन सा? अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में जो है प्रयुक्त होने वाली जो है इसमें लिखा गया था
ये अशोक का अभिलेख जो है ये लिखा गया था आपका अरमाइक, खरोष्ठी और ब्रह्मी में। अशोक के अभिलेख में जो लिपि का प्रयोग किया गया था वो किया गया था अरमाइक, खरोष्ठी और ब्रह्मी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कथन ए, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है और उसका कारण है वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो आपका जो ये विकल्प ए है, विकल्प ए जो दिया गया है ये बिल्कुल सही उत्तर है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही हम लोग वर्ष की गणना करते हैं और ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है जिसे अंग्रेजी में एडी या फिर एनो डोमिनी कहा जाता है और बीसी का जो अर्थ होता है वो होता है बिफोर कॉमन एरा तथा सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा और बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न है निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक और खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण हम लोगों को नहीं मिला है। तो ऑप्शन ए है भीमबेटका, ऑप्शन बी हुस्की, ऑप्शन सी चिरांद और ऑप्शन डी में है आपका कुरनूल गुफाएं। तो आपका ये भीमबेटका, हुस्की और चिरांद, भीमबेटका, हुस्की और ये कुरनूल, भीमबेटका, हुस्की और कुरनूल की गुफाएं जो है यहाँ से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के हम लोगों को प्रमाण मिले हैं। लेकिन और ये तीनों पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं, जबकि चिरांद जो है ऑप्शन नंबर सी, चिरांद नवपाषाणिक पुरास्थल है और इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिरांद, जो कि बिहार में है। और भीमबेटका जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है। हुस्गी और कुरनूल की गुफाएं जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरा स्थल हैं। तो जो आपका ये मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2 बुरझौम, ऑप्शन नंबर 3 महागढ़ा और ऑप्शन नंबर में 4 है कोलडेवा। तो उपयुक्त जो है सभी स्थल नवपाषाणिक स्थल है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पूरा पाषाणिक औजार, पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने के स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। तो ये जो दोनों कथन है कि उपयुक्त दोनों कथन सही है, उपयुक्त दोनों कथन जो दिया गया है ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने का जो स्थान है उसको उद्योग स्थल कहते थे और कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। और पाषाण उपकरण जो है निर्माण हेतु दो तकनीकों का प्रयोग होता था। पहला जो तकनीक था उसमें पत्थर से पत्थर को टकराया जाता था और दूसरे तकनीक को हम लोग कहते थे ये दबाव सल्क तकनीक। दबाव सल्क तकनीक में क्या किया जाता था कि इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका दिया जाता था और इसी क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित हुए।
बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा कथन है इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बना। और तीसरा कथन है गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो उपयुक्त तीनों कथन जो है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व में जो है पर्यावरण बदलाव आए और इस काल को हम लोग कहते हैं क्या, मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ। और इस युग में आए जो जलवायु में बदलाव आया था, इसमें तापमान में वृद्धि हुई और उससे घास के मैदान बनने लगे और घास क्षेत्र जो है बढ़ने लगा और घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बना था और गेहूं, जौ व धान जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया वह समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ये आपका कक्षा 6 से 8 तक की जो इतिहास पूछी जाएगी, ये प्रश्न आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है जी-टेट के लिए। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है। तो मानव सभ्यता का जो आरंभिक काल था उसको 3 काल में बांटा गया था और वो 3 काल जो था वो था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आपका जी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है महापाषाण काल, ये उन तीनों में नहीं आता, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महापाषाण काल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है अमरावती, ऑप्शन नंबर डी बी भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी बाघ की गुफाएं और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपको अजंता की गुफाएं। तो प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल जो है ये आपका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका ये भीमबेटका जो है वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ से हम लोगों को प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। और भीमबेटका को प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत जो है ये चित्र मौर्य काल का है और मौर्य काल के बाद का ही जिसको ऐतिहासिक कालीन कहा जाता है। और अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है तथा शुंग कालीन या फिर सातवाहन कालीन ये इसको माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनिए। तो आपका सूची जो दिया गया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो ये जो है पूरा पाषाण काल का कालखंड जो है वो कहां से कहां तक है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। तो ए नंबर का हो जाएगा हम लोग का ए का दो। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का कालखंड जो है वो 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 और नव पाषाण काल जो है ये हम लोगों का है शुरुआत से लेकर महापाषाण काल जो है ये हम लोगों का है 2500 ईसा पूर्व से 1900, 2500 से 1900 ईसा पूर्व। और उत्तर पाषाण काल जो है शुरुआत से 10,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 ये है ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। तो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वह क्या था, कुत्ता। इसके बाद मनुष्य ने भेड़ व बकरी को पालतू बनाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुत्ता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन में है आपका पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागढ़ा और गुप्तखराल और बुर्ज होम। तो उपरोक्त सभी स्थान जो है इसमें हम लोगों को नवपाषाणकालीन पुरा स्थल है और इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी या फिर ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4 और 5। अब है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न भी है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपका दिया गया है मेहरगढ़, कोल्डिवा, चिरांद, गुफेकराल। सूची 2 में वो है कि कौन कौन सा जगह कहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, पाकिस्तान, बिहार। तो आपका जो पता होगा मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में और यहाँ से हम लोग को गेहूं और जौ का अवशेष मिला था। और ऑप्शन नंबर बी में है आपका कोल्डिवा। तो कोल्डिवा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से हम लोगों को चावल के साक्ष्य मिले थे। ऑप्शन नंबर सी में आपका है चिरांद। तो चिरांद जो है कहाँ पर है? बिहार में। और ये गुफकराल जो है ये है कश्मीर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म है आपका पहला महागढ़ा, दूसरा बुर्ज होम, तीसरा हल्लूर, चौथा पय्यमपल्ली। तो और इसकी ये कहाँ कहाँ है? तो ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो महागढ़ा जो है ये महागढ़ा है हाँ आपका क्वेश्चन दिया गया है उपयुक्त पुरा स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, नीचे प्रश्न को अच्छे से देखना है। यहाँ आपको युग्म दिया गया है महागढ़ा उत्तर प्रदेश, बुर्ज होम कश्मीर, हल्लूर आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली तेलंगाना और प्रश्न है आपका उपयुक्त पुरा स्थलों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपका महागढ़ा जो है ये वर्तमान